हाँ तो गाइज वेलकम है आप सबका। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के बारे में। चालू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आई थिंक सो हमारा 7th लेक्चर है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यार बात करेंगे कि कैसे हम ये चीज़ को चालू करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने हुक्स पढ़ लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है, ये सुनो गाइज। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी ऐसी एक चीज़ हमें पढ़नी है जिससे हमारे स्किल सेट में ऐड ऑन होगा। जस्ट बिकॉज रिएक्ट राउटर डॉम या सॉरी रिएक्ट राउटर जो चीज़ है, और दूसरी चीज़ है आपकी एपीआई कॉलिंग, ये सारी थोड़ी इंटरमीडिएट चीज़ें हो जाती हैं। एडवांस तो नहीं बोलूँगा, इंटरमीडिएट हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को सीखनी चाहिए। ओके गाइस, तो चलो यार इनको सीखते हैं और चेक करते हैं कैसा है, मतलब ठीक है। तो चलो यार यहाँ पर चालू करते हैं। सबसे पहले खोल लेते हैं ये टॉपिक्स, एक बार आप लोग देखो इसमें से आपको क्या लग रहा है। पहले वाले टॉपिक्स देखो सारे। पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या क्या ऐसे टॉपिक्स लग रहे हैं जो आपको जानने चाहिए, ये बताओ। भैया, मोस्टली तो सारे करवा ही दिया आपने। कंट्रोल कंपोनेंट को छोड़कर, बस फॉर्म्स एंड कंट्रोल कंपोनेंट को छोड़कर कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में, उसके बारे में ही बताया था आपने, उसमें बताया था। और हम्म। कंपोनेंट्स बता दिया आपने, जेएसएस बता दिया है, पहले वाला टॉपिक बता दिया, और इवेंट हैंडलिंग बता दिया भैया आपने। हाँ, लास्ट के दो ही नहीं बताए, बाकी फॉर्म एंड कंट्रोल वाला बताया। नहीं सही है, देखो क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर यार देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आप ये बताओ मुझे कि आप लोग को ये रिएक्ट में समझ आ रहा है कि हुक्स क्या होते हैं। पहले हुक्स तो देखो छोटे मोटे डेटा मैनिपुलेशन या स्टेट मैनेजमेंट के लिए सही है, यस और नो, एम आई राइट। हाँ भैया। बट यहाँ पर यार बात करी जाएगी कि अब तुम्हें फॉर्म डेटा कैसे सीखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्म डेटा है। अब रिएक्ट में खास तरह के फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स एंड कंट्रोल कंपोनेंट मैनेज इनपुट विद रिएक्ट। अब ये चीज़ जब हम इससे यहाँ लेंगे तो ये हमें बताएगा, अब हमें एक्सप्लेन करेगा स्टेप बाय स्टेप। अब देखो मैं तुम्हें 2 मिनट में ये चीज़ समझाने वाला हूँ, करना कुछ नहीं है। HTML में हम फॉर्म डेटा कैसे लेते थे, एक फॉर्म बनाते थे, यस और नो। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट बिकॉज तुम लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम यूज़ कर रहे थे तो तुम्हें याद है जैसे ही हम इनपुट बॉक्स में लिख रहे थे नीचे प्रिंट हो रहा था। सो वो हम यूज स्टेट की मदद से कर रहे थे, यस नो। सो यहाँ पर ये कोड देखो जरा ध्यान से और समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यूज स्टेट टू ट्रैक इनपुट वैल्यूज़। भाई जाहिर सी बात है अदनान, हमने वहाँ पर यूज स्टेट का इस्तेमाल किया था, यस और नो। इनपुट ट्रैक करने के लिए किया था। जैसे ही हमको इनपुट लिखते थे वैसे ही हम उसको वहाँ देख पाते थे, यस और नो। अब यहाँ था सेट द इनपुट वैल्यू, असाइन द इनपुट्स वैल्यू टू द स्टेट वेरिएबल। जो भी आपकी इनपुट वैल्यू है उसको स्टेट वेरिएबल में दो। अपडेट स्टेट ऑन चेंज, जैसे ही अगर फॉर्म में कोई डेटा चेंज कर रहा है तो कुछ भी लाइव टाइम में। यूज द ऑन चेंज इवेंट हैंडलर टू अपडेट द स्टेट व्हेन द यूजर टाइप्स द इन द इनपुट। जैसे ही ऑन चेंज, अगर आपको याद होगा तो ऑन चेंज याद है, नहीं याद है, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं। याद है भैया, जैसे भी इनपुट पे कुछ भी चेंज होगा तो वो अपडेट करते बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी अभी हाँ होगा। भैया। अभी आप लोग एकदम सही जा रहे हो, क्योंकि ऐसे ही आप लोग को एक्चुअल में पढ़ना है। अब एकदम सही जा रहे हो क्योंकि चीजें समझते हुए जा रहे हो। पहले क्या था कि एकदम बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा था। ये सुनो गाइस, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा और देखो, यहाँ से देखो ये क्या लिखा है, फॉर्म। फॉर्म हमारा होता है, लेकिन फॉर्म में क्या लिखा है, जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तब कौन सा फंक्शन लगेगा, हैंडल सबमिट। ये चीज समझ आ रही है अदनान, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट क्या हाँ करता भैया। है, हैंडल सबमिट एक इवेंट की तरह। तो और जैसे ही हैंडल सबमिट इवेंट मतलब फॉर्म को सबमिट किया जाएगा, जिस समय फॉर्म को सबमिट किया जाएगा वहाँ पर आएगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये इसका मतलब होता है दूसरे इवेंट को ट्रिगर करने से रोके इस पर्टिकुलर टाइम पे, कि कोई और इवेंट अभी ना चले, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है। और यहाँ पे लिखे अलर्ट ओके। फॉर्म सिम में। अब ये वर्किंग, अब देखो। अब हम यहाँ पर आते हैं शायद से, अगर जितना मुझे नॉलेज है रिएक्ट कंपाइलर ऑनलाइन आता है भाई, जितना मुझे याद है आता है। आ, जितना मैंने काम किया है उस हिसाब से इस कोड को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, थोड़ा यार फास्ट समझेंगे चीज़ों को। देखो ये क्या है, ये हमारा चल गया ऐप डॉट जीएस डायरेक्ट दे दिया। अब देखो इतनी ड्रामा करना ही नहीं है कि भाई कार्तिक भाई वीएस कोड खोल ले है, कार्तिक भाई ये कर रहे हैं, एनपीएम इंस्टॉल लिख रहे हैं, फिर वो एरर आ रहा है, इतना नहीं करना। देखो मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ वो लोग इतनी फास्ट डेवलपमेंट करते हैं ना, आप लोग एकदम बहुत चक्के हो जाओगे कि कार्तिक भाई ये लोग इतना जल्दी कैसे कर सकते हैं। सो वही मैं कहता हूँ कि उन लोगों के साथ रहते रहते ना एक आदत बन जाती है कि सिर्फ नेसेसरी चीज़ पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो। टाइम कम है क्योंकि देखो अब एंटर टेक्स्ट जैसे आप सबमिट करोगे, यहाँ पे अलर्ट आ गया, फॉर्म सबमिटेड, जो भी आपने वैल्यू लिखी वो यहाँ आ गई, यस और नो। ये क्या था, समझ आया किसी को ये क्या किया मैंने, नहीं समझ आया, ये क्या किया मैंने।
भैया समझ आ गया, आपने नॉर्मल एक इवेंट बना दिया था आपने। पहले तो यूज एक डिफॉल्ट का हाँ बताया, देख तो नॉर्मल से डिफॉल्ट पे सेट कर दिया। और बिल्कुल बेसिकली जब भी हम कुछ भी उस पर राइट करेंगे तो एक अलर्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, अब तुम्हें मतलब बाद में सबमिट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। यही अब तो यहाँ पे क्या बेसिकली। लिख रहा है, हेलो पीयूष, सॉरी जैसे ही मैंने पीयूष लिखा यहाँ लिखा रहा है फॉर्म सबमिटेड पीयूष। जो भी विद के आगे जो कोड लिखा है वो यूज स्टेट का वेरिएबल है पीयूष। चलो अभी दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ देखो विद कहाँ लिखा है, विद विद कहीं लिखा था ना, ये लिखा देखो फॉर्म सबमिटेड हार्ड कोडेड है। विद के बाद जो लिखा है इनपुट वैल्यू का यूज स्टेट का वेरिएबल है यहाँ पर, ये हाँ रहा, भैया, ऊपर बना रखा है ये उसका बना रखा इनपुट है। वाले साइड। समझ आ रहा है अदनान क्या बोलना चाह रहा हूँ? भाई करना कुछ नहीं हाँ है, भैया। जो फॉर्म का डेटा है ना उसको उठा के बस फेंकना है वहां पे। तो जैसे एक इनपुट वैल्यू किसके लिए बना लिया आपने, एक चीज के लिए, इसीलिए मल्टीपल डेटा के लिए मल्टीपल हुक्स बना सकते हैं यूज स्टेट। यस और नो? तो हाँ भैया। कोई बड़ी चीज है ये, हुक समझने के बाद यार ये कोई बड़ी चीज है। सीधा हम फॉर्म बना रहे हैं जैसे HTML बनाते थे, बस सबमिट पे हम लगा रहे हैं, और सबमिट पे हम जो कर रहे हैं वो। यस और नो? और बाकी ये सब क्या है, ये क्या है, सेट इनपुट वैल्यू, ये तो भाई देखो बेसिकली तुम्हारा ये है कि हैंडल ऑन चेंज। हैंडल ऑन चेंज क्या है तुम्हारा, कहाँ गया ये रहा। जब जब इसकी वैल्यू चेंज होगी, जैसे इसका वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो ये इसकी वैल्यू को अपडेट करता रहेगा, अपडेट स्टेट विद द इनपुट वैल्यू। ये वो वाली चीज़ है कि जितना वैल्यू डालते रहोगे उतना वैल्यू अपडेट करता रहेगा। इससे कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है, मेन इस चीज़ से लेना देना होता है यूज स्टेट के। तो जितने जितने सारे हमारे ये होंगे, 5 होंगे पैरामीटर, तो 5 पैरामीटर के हिसाब से कितने हुक्स बनेंगे, 5 हुक्स बन जाएंगे। बुद्धि खुल रही है यशवंत? अभी देखो, अभी तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि बच्चे सडनली कम होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि यार यही मैं कहता हूँ कि मेरी एक बात समझना, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि आप लोग मेट्रो में ट्रेवल करना, आप बहुत भीड़ पाओगे, बट आपको पता है हाँ वो भैया। भीड़ कितने हजार की जॉब करती है, आप जानते हो? कभी आपने सर्वे पढ़ा है? कभी आपने सोचने की कोशिश करी है? अगर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप 6 लाख की भी जॉब लेते हो, आप उस भीड़ से अलग हो मेरे भाई। आप महीने का 45,000 अर्न कर रहे हो, मैक्सिमम भीड़ इंडिया की 20 से 30 हजार अर्न कर रही है, 30 से 40 हजार। आप उस भीड़ से ऑलरेडी अलग हो चुके हो। तो दैट मीन्स कि आपने ऑलरेडी इन लोगों को पछाड़ दिया है जो जॉबलेस हैं या फिर कस्टमर केयर की छोटी मोटी उल्टी पुल्टी जॉब कर रहे हैं, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, जिसमें साल के 2,000 रुपये बढ़ने हैं। तो कहने का मतलब ऑलरेडी आप उस कंपटीशन को खत्म कर चुके हो। सो अब आप लोग को समझ आ रहा होगा कि ये आप इतना आगे क्यों आ रहे हो, कि यहाँ तक आपको रिएक्ट समझ आ रही है और बच्चों को भी समझ आ रही है, बट अब उनको बाहर पड़ रहा है। बाहर पड़ने का मतलब अब उनको लग रहा है कि नहीं यार अब नहीं हो सकता। समझ गए? अब जैसे एक बात करते हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडिया में, बट क्या सबके 5,000 10,000 15,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं? नहीं, मैक्सिमम क्या है, 100 200 हजार फॉलोअर्स में घूम रहे हैं, उसी में घूम रहे हैं। हमने आज की डेट में 15,000 फॉलोअर्स का अचीव किया है माइलस्टोन। सो हम ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से आगे आ चुके हैं। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, हम ये चीज़ कह रहे हैं कि हमने उसको सीरियसनेस शो करके एक कंपटीशन खत्म कर दे कि हाँ हम कुछ एग्जिस्टिंग करते हैं, 15,000 लोग हमें फॉलो करते हैं। सो दैट मीन्स कि मैं तुम्हें बस यही समझा रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर तुम मेहनत करते रहोगे, थोड़े बहुत कम ज़्यादा भी रहोगे, रोज करोगे, तो भीड़ से आगे आ ही जाओगे। मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, 1 महीने पहले मेरे 5,000 फॉलोअर्स थे, आज मेरे 15,000 है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ग्रेटफुल कंटेंट। लोग इंटरेक्ट होते हैं, फॉलो करते हैं। सो कहने का मतलब लगे रहो, रोज एक काम, रोज एक कोड लिखो, रोज एक बार प्रोजेक्ट बनाओ, एक बार जरूर कोडिंग करो रोज। समझ रहे हो पीयूष? यही चीज आपको आगे लाएगी। हाँ भैया। आप नोटिस करना, पूरी लाइव क्लास में आप ही वो 4-5 बच्चे हो जिनसे मैंने पूरे टाइम इंटरेक्शन किया है, और आप ही लोग आज इस क्लास में बैठे हो। सो मैं किसी एक की तारीफ नहीं कर रहा या फिर किसी एक को अच्छा नहीं बता रहा, मेरा कहने का यही मतलब है कि यार कंपटीशन इज एवरीवेयर एंड यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव इन इंडिया, because environment is not like you have to enjoy everywhere, you have to feel competition, then only you will get a, or I can say you will crack a good package। बिकॉज यार देखो, कोई भी तुम्हें नहीं चाहता ऊंचाइयों पे जाता देखकर। इनफैक्ट मेरे परिवार में काफ़ी लोग मुझे कहते थे जो जिंदगी जिंदगी भर खट गए गवर्नमेंट जॉब के लिए, और आज वो गवर्नमेंट जॉब करके भी क्या कर रहे हैं, जो 23 साल का लड़का उनसे ज़्यादा कमा रहा है। सो मेरी एक बात समझना कि तुम लाइफ में लगे रहो। ये मत सोचना कार्तिक भाई रिएक्ट नहीं समझ आ रही, भाई आज नहीं समझ आ रही ना यार, किसी को थोड़ा दिक्कत होती है शुरू में कॉन्सेप्ट पकड़ने में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लाइव क्लास करना छोड़ दोगे यार। यस और नो?
Yes or no हाँ guys? भैया। सो तो यही यही चीज़ मैं कहता हूँ, यही चीज़ मैं सारे बच्चों को समझाता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझो और एक सिंपल सा एम बनाओ कि भाई चाहे समझ आए या ना आए, यशवंत रोज क्लास करना है। यार मैं आपको कह रहा हूँ रोज आप क्लास करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर। हाँ, हाँ, चलो यहाँ पर अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है कि आपको ये फॉर्म वाला किस किस को समझ आया, पहले ये बताओ। ये बताओ किस किस को समझ आया, पहले समझ आ रहा है ये चीज़, ये सुनो। अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ, तुम ये बताओ। अब मैं तुमसे एक मिनट रुको यार, कोई आ गया, एक मिनट इसको पॉज करी थी क्या, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू कर देते हैं। यार सो सॉरी यार, देखो एक्चुअली कोई आ गया था। सो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि ये चीज़ समझ आ गई तो मैं यार देखो बार बार यही कह रहा हूँ कि पढ़ाई करने के 50 तरीके हैं, 50 जगह है, 50 टूल्स हैं, बट लाइफ में कंसिस्टेंट रहना तुम्हारा काम है। ठीक है पीयूष, अगर तुम रोज आओगे नहीं लाइव क्लास में पढ़ने तो कौन तुम्हें पढ़ाने का गारंटी लेगा भाई। मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ, समझ रहे हो। सो वही वही अब भैया। अब तुम मैं एक चीज कह रहा हूँ, तुम ज्यादा अपने पे घमंड मत करो, ज्यादा अपने आप को अच्छा मत मानो। तुम बस ये देख लो कि 2 महीने पहले क्या तुम इतना भी जानते थे। बस एक सिंपल सा कंपेयर कर लो अपने आप को 2 महीने से, तुम्हें पता लगेगा हाँ कि भैया, इम्प्रूव। तुमने बहुत कुछ सीखा है। भले आज तुम्हारे पास एक जॉब नहीं है बट तुमने बहुत कुछ सीखा है जो आगे तुम्हारी लाइफ की जर्नी में काम आएगा। ऐसा नहीं है कार्तिक भाई अगर कोई आज चीज़ सीख रहे हैं तो आज उनको जॉब में काम नहीं आ रही, भाई कल को काम आएगी और मुझे नहीं पता कब वो चीज़ मेरे काम आ जाएगी। समझ रहे हो, तो वही चीज़ होती है। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ आ गया सबको कि ये कर क्या रहे हैं, जो भी नाम यहाँ लिख रहे हैं और सबमिट मार रहे हैं यही चीज़ आ जा रही है। ये फॉर्म डेटा होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत की बातचीत थी या कोई हमें ऐसी कोई चीज़ थी जो हमें एकदम ही वास्ट कॉन्सेप्ट हो। ये सारी छोटी चीज़ें जब तुमने एक बार मेरी जान ये पढ़ लिया ना, ये 4 चीज़ें, तो तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये इंटरमीडिएट की स्टार्टिंग होती है और इसी पे सारी चीज़ें चलती है। देखो क्या है, स्टेट मैनेजमेंट। अब चलो एपीआई कॉल्स देखते हैं। अब एपीआई कॉल है ये वाली, एपीआई कॉल सीखते हैं। क्यों गाइस, ये इंटरेस्टेड टॉपिक लग रहा है थोड़ा। एपीआई एपीआई बहुत सुना होगा तुम लोगों ने, ये सुनो गाइस, जल्दी बताओ। हाँ भैया, हाँ बहुत भैया। मतलब बताते हैं। अब देखो, here is a simple project to practice making API calls in React using a dummy API with fetch or Axios। अब देखो user list fetcher। अब देखो in this project you will create a React app that fetches user data from a public dummy API and displays in a list। You will also handle loading and error states during the API call। ठीक है, अब API का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाओ डायग्राम की मदद से या फिर ऐसी डायरेक्ट बताऊं। अगर डायग्राम से एक बार बता दो डायग्राम से बता रहा भैया। हूँ। देखो देखो ये हो गया हमारा फ्रंट एंड, ये हो गया बैक एंड। ठीक है, अब बैक एंड में, बैक एंड के पीछे होता है एक डेटाबेस। अरे यार हमेशा मुझसे ये क्यों बन जाता है, ये डेटाबेस होता है। ठीक है चलो, अब ये फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस क्लियर है। लेकिन यार देखो बार बार तुम डायरेक्ट डेटाबेस नहीं एक्सेस कर सकते। एम आई राइट, क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट हाँ डेटाबेस को भैया। एक्सेस नहीं कर सकते। सो डेटाबेस से जो डेटा लाता है ये बैकएंड वाले एपीआई के फॉर्म में भेजते हैं, यानी कि तुम बैकएंड से ही बातचीत कर सकते हो डायरेक्ट। तो तुम्हें बैकएंड जो चीज़ पहुंचाती है वो एपीआई होती है। क्लियर है, बैकएंड जो डेटा को पहुंचाती है वो एपीआई के फॉर्म में, डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब ऐसे डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस कभी नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि पहले तुम रिक्वेस्ट भेजोगे बैकएंड को, बैकएंड जाएगा डेटाबेस में, डेटाबेस से डेटा लाएगा, उसको रिस्पॉन्स की फॉर्म में तुम्हें रिटर्न करेगा। क्लियर है, समझ आई या एक और बार बताऊं। क्लियर भाई। भैया पूरा फ्रंट एंड से लेके डेटाबेस तक ले जाने तक ये सारा बीच का काम एपीआई की होती है ना। हाँ, फ्रंट एंड से बैक एंड पे गया, बैक एंड से डेटाबेस में गया। जैसे तुमने रिक्वेस्ट किया, सर्च किया या कुछ रिक्वेस्ट किया डेटा, तो तुमने रिक्वेस्ट भेजी बैकएंड को, बैकएंड ने डेटाबेस में से ढूंढा, जाके डेटा वेटा मिला, इसको प्रोसेसिंग करी, डेटाबेस ने आउट किया, और फिर इसने यहाँ पर भी मान लो कुछ प्रोसेसिंग करके तुम्हें आगे रिस्पॉन्स दे दिया। तो रिक्वेस्ट का तुम्हें यहाँ पर आके रिस्पॉन्स मिल गया। तो इसी को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्लाइंट सर्वर बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर मैनेजमेंट। क्लियर है, जो पढ़ते रहते हो स्कूलों में कॉलेजों में। क्लियर है, समझ आ गई हाँ आज भैया। एपीआई का कितना बड़ा रोल है भाई, या हल्के फुल्के नहीं है ये। चलो अब यहाँ पे चलते हैं, सेटअप अ बेसिक रिएक्ट प्रोजेक्ट। यार देखो ये सब काम अभी नहीं करेंगे, मूड में नहीं है। देखो कभी कभी मैं मूड में नहीं होता, बार बार वो वीएस कोड खोलो, एनपीएम इंस्टॉल, ये वो, इसलिए डायरेक्ट यहाँ करेंगे काम। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम। नहीं भैया, वो तो
ये यहाँ पे ठीक है। तुम्हें आउटपुट भी दिखेगा, उसमें मुझे बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है, इसको लो। चलो तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ठीक है चलो। अरे नहीं नहीं, डार्क ठीक है, डार्क। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर यूज फैच और एक्सियोस। फैच से एपीआई पढ़ सकते हो, टू कॉल अ डमी एपीआई। चलो कोई नहीं, ये ले लेते हैं। अब डिस्प्ले द फैच डेटा इन यूजर फ्रेंडली लिस्ट फॉर्मेट। चलो जी, ये भी नहीं। हैंडल लोडिंग एंड एरर स्टेट्स ड्यूरिंग द एपीआई कॉल। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूजर फेच्ड फ्रॉम एपीआई। अब हमें यूज़र चाहिए फेच एपीआई से। एपीआई कैसे होता है अभी दिखाता हूँ तुम्हें। वी विल यूज जेसॉन प्लेस होल्डर फॉर फेचिंग अ लिस्ट ऑफ यूज़र। चलो कोई नहीं। अरे यार, अब ये इंस्टॉल मत कराओ भाई साहब। चलो मान लो एक नया क्रिएट रैप बना दी यूज़र, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए कह रहा है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट में घुस गए, फिर npm स्टार्ट करा। यहाँ तक आने के बाद कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने, बट ये काम हमने कर चुके हैं हम पहले भी, एम आई राइट? ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। सो अब हम यहाँ पर कौन सा काम करेंगे, ऐप कंपोनेंट यूजिंग फेच। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे। अब ये वाली शायद से चलती थी यार ये वेबसाइट, जितना मुझे याद है चलती तो थी ये। हाँ, यही यही देखो, ऐसे आता है एपीआई से डेटा। मैंने तुम लोग को शुरू से जेएसऑन के चक्कर में बोला था ना, जेएसऑन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पढ़ाऊंगा। देखो यार, मैं उन यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ, मैं कह दूँ कि आगे चल के पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊँ, पढ़ाता ज़रूर, क्योंकि मुझे पता है मैंने सारी चीज़ें तुम लोग के लिए प्लान कर रखी है, तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये दिख रहा है तुम लोग को, ये क्या है। अब जो भी बंदा इस लिंक को यूज़ करेगा अपने प्रोजेक्ट में, उसको ये सारा डेटा मिल जाएगा। ये फोटो वोटो नहीं है, ये पूरा डेटा है। और डेटा जेसॉन फॉर्मेट में है। तो जेसॉन में मैंने तुम्हें अच्छे से डॉट डॉट करके अदनान अदनान साक्षी सक्षम यशवंत, अगर तुम्हें याद होगा, मैंने डॉट डॉट से नेस्टेड भी एक्सेस करना सिखाया था। जैसे जियो के अंदर ये है। सबको याद है कि भूल गए हो, पहले ये बताओ। सबको याद है कि भूल गए? अभी भी क्लियर बोल सकते हो, दोबारा बता सकता हूँ। यस सर, यस सर। तो सबको मुझे लगता है याद होगा। हाँ जी अब सर। देखो यहाँ पर बात करते हैं। आप ये बता दो। अब ये क्या है, ये लिंक है। ये लिंक बैकएंड वाले मुझे देते हैं, कहते हैं ये लो कार्तिक भाई, अगर तुम फ्रंट एंड डेवलपर हो तो ये वाला लिंक लो और इसको अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, जब तुम इस लिंक को हिट करोगे तो तुम्हें डेटा मिल जाएगा। चलो उसकी बात भी हमने मान ली। अब देखो यहाँ पर इसने बोला फेच। फेच करो देन रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आता है उसको प्रिंट कर दो। इफ रिस्पॉन्स ओके। ओके मतलब क्या होता है, ये मुझे कौन बता सकता है ओके मतलब क्या होता है। देखो यार, एक स्टेटस कोड होता है 404। 404 होता है मतलब नॉट फाउंड, हमें वो चीज़ नहीं मिली जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो वेबसाइट पे। 200 होता है स्टेटस, 200 होता है नोट जेस में, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। स्टेटस 200 होता है सक्सेस का, मतलब सक्सेस है, सब कुछ सही है। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर यार बात करते हैं, 200 सक्सेस आ रहा है, तो 200 जब सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा, जैसे यहाँ पर 200 आ रहा है क्या, नेटवर्क टैब का है। अरे कहाँ चला गया भाई साहब, डिलीट हो गया क्या? अरे यहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैं, ये रहा। चलो अब इसे एक बार रिलोड करते हैं। ये देखो क्या लिख रहा है, ये क्या लिखा है इसने यहाँ पे, 200। अब इसके यहाँ पे जाके देखो 200 मतलब ओके। ओके आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो पहले। चलो इसको बड़ा थोड़ा कर लेता हूँ। लो अब देखो 200 मतलब क्या है, ओके। ओके मतलब काम सही सलामत चल रहा है एकदम ओके। अब देखो अगर सक्सेस नॉट ओके है, अगर नहीं है ओके, इसका मतलब क्या है, अगर ओके नहीं है मेरी जान, अगर ओके नहीं है तब तुम क्या करोगे, तब तुम थ्रो न्यू एरर नेटवर्क रिस्पॉन्स और नॉट ओके। क्लियर है? समझ आ रहा है थोड़ा सा भी, या दोबारा समझाऊं? ये सुनो। भैया हाँ वो क्या दोबारा भैया? बताना। क्या क्या एक क्या? बार कैसे? भैया ओके वाला ऐसे मतलब किस कंडीशन को देख के ओके हो रहा है अरे सर, ये यार तुम ये ओके, ये वाला ओके स्टेटस कोड चेक करता है रिस्पॉन्स का। ये देखो ना, ये रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स में इतना सारा डेटा आ रहा है, देखो। ये तो चलो हाँ वो है। भैया। अब देखो यहाँ पे देखो, ये ओके आ रहा है, ओके मतलब तुम्हारा चल चुका है। तो जब ओके नहीं होगा तब एरर दे दे कि भाई नेटवर्क रिस्पॉन्स वाज नॉट ओके। अगर ओके है भैया। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। जेसॉन क्यों कर रहा है, क्योंकि जेसॉन के फॉर्मेट में डेटा मेरे पास आ रहा है। समझ आ रहा है? कोई बड़ी चीज नहीं होती, इसको कोई पढ़ाता नहीं, क्योंकि ये सारे हो जाते हैं थोड़े से एडवांस टॉपिक। सब चाहते हैं कि बस तुम छोटे मोटे टॉपिक पढ़ के भग जाओ। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा ह्यूमन नेचर है। अगर तुम ह्यूमन नेचर को आइडेंटिफाई कर लोगे, तुम बड़ी से बड़ी चीजें क्रैक कर लोगे। अगर मैं तुम्हें हुक्स या यही सारी चीजें 40 दिन तक पढ़ाता रहता, और मैं तुम्हें बोलता कि 41th डे पे मैं एपीआई पढ़ाऊंगा, तुम्हें लगता है कि वहां तक ज्यादा बच्चे पहुंचते? कभी नहीं पहुंचते। इसीलिए होता है कि छोटी मोटी चीजें जल्दी समेट के जो जरूरी चीजें वो पढ़ाओ, ये हमारा सबसे पहला प्रायर टारगेट रहता है, क्योंकि जॉब में तुमसे यही सब पूछा जाएगा। समझ रहे हो? और मैक्सिमम जनता क्या करती है, 10-20 वीडियो देखती है किसी भी प्लेलिस्ट की और छोड़ देती है, एपीआई पे तक हार्डली कोई नहीं पहुंचता है। इसलिए मैं फटाफट इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ ताकि तुम्हारे नॉलेज में आ जाए। ठीक है पीयूष, तुम ये ना बोलो कि नो सर आई हैवंट वर्कड विद एपीआई, सॉरी सर।
क्या भाई तुम्हें फिर क्या आता है एंगुलर रिएक्ट में, ठीक है। चलो फ्रंट एंड डेवलपर बनना है एटलीस्ट तो ये सब आना चाहिए। अब देखो डॉट देन, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स आ गया। अब देखो रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, अगर देन डेटा सेट यूजर डेटा, अब देखो इसको चला के हम देखेंगे, नहीं तो एरर दे दे, नहीं तो ये प्रिंट कर दे। अब npm इंस्टॉल एक्सियोस, यार ये सब करना पड़ेगा क्या। चलो कोई नहीं, ये किस में है, ऐप है ना, चला भाई इसे बंद कर, इसे रिलोड मार के चला भाई, अब इसे चला, एरर मत दियो। हाँ देखो देखो स्मार्टनेस, तुम्हें क्या लगता है मैं डायनेमिक चीख रहा हूँ, गला फाड़ लिया मैंने अपना डायनेमिक। अब समझ आया डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक समझ आ रहा है क्या होता है, यस और नो, जल्दी बोलो। नहीं हाँ समझ भैया। भाई, डायनेमिक मतलब होता है डेटा पीछे से लाना, बैकएंड से लाना। हाय पीयूष, हाय कार्तिक, हाय शेखर, ये सब मैसेजेस आएंगे तो इसी तरह से देखो नेम आते। इसने क्या किया, इस चीज़ को लो और यहाँ पे कंट्रोल सी करो और यहाँ पे कंट्रोल एफ करके मारो। क्या करूँ यहाँ पे कंट्रोल एफ, ये हाँ ये इस वजह से दिख रहा है। सॉरी एक चीज़ और बताना भूल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है जेसॉन व्यूअर। अगर मैं इसको हटा दूँ, अजीब तरीके से भरा भरा दिखेगा एकदम। अब मैं इसमें सर्च भी कर सकता हूँ, आई थिंक सो। तो सेव करा मैंने, ऑप्शन सेव्ड, ओके। अब मुझे देखो ये सारे डेटा कैसे दिखेंगे, डिफ़ॉल्ट थीम, मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ। अरे यार बट इतना नहीं करना मुझे नीचे ले चलो। हाँ मुझे सर्च कराओ ना, सर्च कराओ। ये कह रहा है सर्च आपने किया है लिहान गरम, ये रहा, ये सुनो। सो मेरे को सिर्फ नेम चाहिए। अब तुम यहाँ जाओगे और यहाँ पे जाके सिर्फ तुम नेम सर्च करोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया जानते हो, यहाँ पे जो भी मेरे पास डेटा आ रहा था गाइस, जो भी मेरे पास डेटा आ रहा था, मैंने उसमें से सिर्फ क्या किया है, यूज़र डॉट नेम, यानी कि अगर यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अगर पीयूष, तो उसके अंदर जो नेम है हाँ वो भैया। चीज़ लेंगे। और अगर तुम पूरे जेसॉन को यूज़र नाम दे देते हो, जो कि इसने कहीं ना कहीं जरूर किया होगा, इतना मुझे भरोसा है। देखो हाँ भैया, दे रखा है, उससे दे रखा है, यूज स्टेट के थ्रू दे रखा है, आई थिंक कहाँ वो यहाँ गया, पे लिखा है सेट सेट देखो यूजर करके। देखो एक मिनट रुको, हाँ रुको, देखो ये क्या लिखा है, यूज़र डॉट मैप यूज़र। पहले इसने यूजर्स नाम के इसमें स्टोर कर लिया है, कहाँ गया रिस्पॉन्स हमारा, कहाँ आ रहा था, ये रहा रिस्पॉन्स डॉट जेएसएन रिटर्न। देन देखो सेट यूजर डेटा, जो भी डेटा आ रहा है तुम्हारे पास, डेटा मतलब क्या होता है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस डेटा, देखो सेट यूजर डेटा, सेट लोडिंग टू फॉल्स वंस डेटा इज फेच्ड। अब ये सेट यूजर क्या है जानते हो, ये मतलब समझे पीयूष, जो भी तुम्हारा डेटा आया वो अल्टीमेटली किसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर। यूजर्स के अंदर जा रहे हैं भैया। क्यों जा रहा है इसके हाँ भैया, अंदर, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे यूज क्यों स्टेट जा के रहा है, थ्रू। क्योंकि यूज स्टेट के यूज थ्रू जा स्टेट रहा के है। थ्रू। पहले ये एम्प्टी एरे था, लेकिन ये जितना भी डेटा तुम्हारे पास आया, तुमने रिटर्न तो कर दिया डेटा, यहाँ पर तुमने क्या किया, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, बट तुम्हारा ये देन तक का था। ये देखो ये एक तरह का प्रॉमिस चला रहा है, डॉट देन। अब दोबारा इसने दिया डॉट देन डेटा, अगर तुम्हारे पास डेटा आ गया है तब तुम सेट यूजर डेटा, यानी कि इसके अंदर डेटा डाल दो, डेट मीन्स कि यूजर्स के अंदर डेटा डाल दो। डाल दिया पीयूष। अब यहाँ तक एरर वेरर तो कुछ आया नहीं, क्योंकि क्लीन चला है हमारा कोड, कोई दिक्कत हुई नहीं है, तो ये स्किप कर देंगे इसको। सेट लोडिंग फॉल्स, हाँ सेट भैया। लोडिंग फॉल्स मतलब लोडिंग वोडिंग जो होती रहती है, लोडर वोडर लगाते हो कुछ भी, अगर तुम डिले क्रिएट करना चाहते हो कि अभी एपीआई से डेटा आ रहा है, क्योंकि एज सच यू नो एपीआई से डेटा आने में थोड़ा टाइम लगता है पीयूष। ये वो चीज़ नहीं है कि तुम्हें फटाफट आ गई, समझ रहे हो। डेटा देख इसीलिए देखते हो कि लोडिंग चलती है, तो वो लोडिंग इसीलिए चलाई जाती है। क्लियर है, यस और नो गाइस। अब देखो गाइस, ओके इस भैया। वाले स्टेट में तो जाना ही नहीं है, इसको स्किप करना है, क्योंकि एरर वेरर अभी आया नहीं है, ठीक है। अब पीयूष यहाँ पे देखो ये रही ना लोडिंग, यार ये लोडिंग लिख के आएगा, देखो जब इसको ये बोला नहीं मैं, लोडिंग लिख के लाएगा ये, वो उससे कोई लेना देना नहीं अभी ज़्यादा इनिशियल लेवल पे। पीयूष यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, यहाँ से यहाँ जो देख लेगा वो समझ जाएगा पूरा चीज़। यूजर्स नाम का जो वेरिएबल था वो एक एरे की तरह था, यूजर्स नाम का एक एरे था। कैसे, मुझे कैसे पता इतना कुछ, मैंने यहाँ ध्यान से देखा है, यहाँ पर मैंने ध्यान से देखा, यूजर्स क्या था अदनान, एक एम्प्टी एरे था। एरे के अंदर तुमने ये ए टू जेड डेटा डाल दिया अदनान, कोई प्रॉब्लम। अब वो डेटा तुमने यूजर्स के अंदर डाल दिया, बट मैंने तुम लोग को हमेशा से बताया है, क्या हम कभी भी एरे या कोई भी बोला जाए कौन सा होता है वो, एक तो डेटा टाइप्स प्रिमिटिव होते हैं, एक नॉन प्रिमिटिव, बट नॉन प्रिमिटिव में हम क्या कभी ओरिजिनल एरे पे ऑपरेशन करेंगे, ऐसा लग रहा है तुम्हें मैं कर देता नहीं हूँ। भैया। कॉपी बनाते हैं, नहीं तो भैया। कॉपी में डीप कॉपी, शैलो कॉपी, यार याद रखो कॉन्सेप्ट्स, भूलो मत। हाँ अगर भैया, बता दो। प्रो कोडर बनना है यार, याद रखो,
ऐसे ही नहीं अंडररेटेड कोडर कहलाओगे। नॉलेज पूरी होनी चाहिए तुम्हारे पास, तुम्हें कोई देख के हंसे ना कि यार इसे कुछ आता नहीं है, ठीक है। शैलो कॉपी, डीप कॉपी, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कॉपी बना ली, मान लो सबसे पहला तरीका क्या था, मैप की मदद से एक और एरे बना लो जिसमें सेम एलिमेंट्स रहेंगे। सूरज भाई शायद से आपको याद होगा ये चीज अच्छे से, कि मैप क्या करता है, फॉर लूप की तरह चल के एक एरे की कॉपी बना लेगा। एम आई राइट? सो यहाँ पर क्या किया, यूजर्स डॉट मैप किया। यहाँ पर यूजर यानी कि यूजर्स नाम का जो एरे था, एक नया एरे बनाएंगे हम इसी की कॉपी करके, जिसका नाम हम क्या रखेंगे पीयूष, यूजर। ऐसा हटा देंगे। यूजर। और की हम क्या इस्तेमाल करेंगे, की क्या लेंगे, की वो होती है यूनिक चीज, यूनिक इंडेक्स। सो की हम क्या लेंगे, यूजर डॉट आई डी। अब वहाँ चलते हैं, आई डी भी होगी, ध्यान देना, आई डी ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है। समझ आ रहा है पीयूष? ये आईडी है, हाँ आईडी भैया कभी भी समझ आ गया। डुप्लीकेट नहीं होगी, तो आईडी को ले लिया कि आईडी कभी दिक्कत नहीं देने वाली। अब उसके बाद यहाँ ले लिया यूजर डॉट ईमेल, सॉरी नहीं, लिस्ट पे की लिया, लेकिन क्या हम की को अभी प्रिंट करते हैं, नहीं। की को बस एक ट्रैक रखने के लिए करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे सीरियल नंबर के लिए, बस उससे ज्यादा हमें कोई लेना देना नहीं है। इंडेक्सिंग बोल लो एक तरह से, ठीक है। उसके बाद पीयूष लिस्ट के अंदर हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, अगर देखा जाए सही सही, तो ये प्रिंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पीयूष, ये प्रिंट कर रहे हैं। डॉट नेम और यूजर डॉट ईमेल। हाँ, तो यूजर डॉट नेम और यूजर डॉट ईमेल ब्रैकेट में कर रहे हैं, यूजर डॉट ईमेल। देखो ये है हमारी यूजर डॉट ईमेल और ये है हमारी यूजर डॉट नेम। इसको बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, डेटा बाइंडिंग। जो बैकएंड से डेटा आ रहा है उसको फ्रंट एंड पे बाइंड करा के प्रिंट कराना, इसको क्या बोलते हैं, डेटा बाइंडिंग। और दूसरी तरह से एपीआई का रिस्पॉन्स को पढ़ के उसको शो कराना। देख रहे हो कितनी शानदार चीज है ये। तो यहाँ पर क्या किया, यूजर डॉट नेम यानी कि जो नया वाला एरे बनाया था इसके अंदर सारा डेटा आ गया है, इसमें कोई शक अदनान, जितना भी डेटा यूजर्स के एरे में था वो सारा यूजर के एरे में आ गया है, क्योंकि हमने मैप का इस्तेमाल किया है और यूजर्स को हमने छोड़ दिया है। फिर यहाँ पर हमने यूजर को लिया है, यूजर डॉट नेम, दैट मीन्स कि यूजर के अंदर जो नेम है वो, तो नेम क्या है। अब एक चीज और यहाँ देखने के, जब भी हम मैप में काम करते हैं तो मैप फॉर लूप की तरह काम करता है, तभी तो इतने सारे मिल रहे हैं, नहीं तो बस एक ही मिलता ना, सारे मिल रहे हैं क्योंकि फॉर लूप में चल रहा है। तो एरे की कॉपी भी बनती जा रही है और इसी सेम टाइम पे हम एरे को प्रिंट भी कर रहे हैं। तो यूजर का जो नेम है प्रिंट हो गया, यूजर का ईमेल, यानी कि यूजर का जो नेम था ये चीज और यूजर की जो ईमेल थी ये चीज प्रिंट होती जा रही है लूप में। अब जो जेसॉन यहाँ पे चालू हुआ है, देखो ये वाली जो ब्रैकेट है जेसॉन की वो यहाँ पे जाके खत्म हुई है, और ये वाली जो जेसॉन की ब्रैकेट है वो एकदम एंड में जाके खत्म हुई है। तो ये डमी डेटा है, समझने के लिए हमने इस्तेमाल किया है, ये हार्ड कोडेड डेटा है, ये स्टैटिक डेटा एक तरह से, हमें बैकएंड से चेंज रिस्पॉन्स चेंज होते रहेंगे। सो ये समझ आया कि यार एपीआई वाकई में क्या होती है और हमें डराया क्यों जाता है इतना ज़्यादा। यहाँ पर बस ये लिखना होता है हमें, फेच। यूज इफेक्ट की मदद से हमने क्या करना होता है, फेच करना होता है। फेच की मदद से हम कर सकते हैं, एम आई राइट? भैया पेज का अगर यूआरएल थोड़ा सा भी गलती होगा तो हम लोग का ये एरर शो करेगा ना, थ्रो न्यू लो जी, एरर वाला। लो जी देख लो, एरर एरर नहीं शो करेगा, ये आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग बना रखी है यहाँ पे। यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा रखी है कि हम अपना कस्टम एरर प्रिंट करेंगे स्क्रीन पर, ना कि वो लाल लाल या ग्रे जो भी आता है। तो कस्टम एरर प्रिंट करना भी एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक है। अब इसको वापस से एस कर देता है। तो ये सब भाई, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कोई भी बंदा कोडिंग कर लेता है क्या भाई, हर बंदा नहीं कर लेता कोडिंग। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक मिनट, क्या हो गया इसे, चल क्यों नहीं रहा है सही से, देखो आ गया, समझ आया। अब इसी तरीके से मान लो मैं यूज़र ईमेल ना लेकर मैं चाहता हूँ यूज़र डॉट ए डबल डी आर ई एस एस, क्या करे जा रहा हूँ मैं यार। मान लो मैंने ये ले लिया, देखो यूज़र एड्रेस, ठीक है। अभी मुझे पता है दिक्कत आएगी, देखो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, इसके मल्टीपल हैं, ठीक है। तो मैं ये सब नहीं चाहता, मैं बोलता हूँ भाई तू सीधा अपना पिन कोड बता दे मेरी जान। मैं कह रहा हूँ जिप कोड, ठीक है, सीधा जिप कोड बता। आ गया जी। मैं कह रहा हूँ कोई बड़ी चीज़ हाँ थी भैया। क्या, कोई बड़ी चीज़ थी ये समझाते नहीं है लोग तुम्हें सही से। हम कंपनी में काम करते थे ना, जब मैं फर्स्ट टाइम कंपनी में काम किया, मैंने कहा अच्छा एपीआई भी कुछ होती है क्या। मैं तो यार इनिशियल लेवल प्रोजेक्ट्स में मैं तो डायरेक्ट बैकएंड से ही डेटाबेस एक्सेस करके वहीं पे काम कर लेता था, मैं तो कुछ करता ही नहीं था। पीएचपी में मैं माईएसक्यूएल को एक्सेस करके डेटा विजिबल करा देता था एसक्यूएल क्वेरी के, वो भी एक सही तरीका है, बट सिक्योरिटी इज़ द थिंग कि आप सिक्योर कैसे करोगे, नेक्स्ट लेवल चीज़ें कैसे बनाओगे। तो मैंने कहा अच्छा एपीआई होते, अच्छा हमें डेटा ऐसे मिलेगा, ओके।
और हम ऐसे रिस्पॉन्स शो कराएंगे। ओके, कुछ कंपनीज ना तुम्हें लिमिट करती है सीखने में। लिमिट कैसे करेगी? एक प्रोजेक्ट पे 6 लोग बैठा देगी, 6 लोग थोड़े 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 काम करेंगे, तुम्हें कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा। तो बल्कि ऐसी स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करो जो सिर्फ कहे कि तुम 2 बंदे हो, तुम दोनों बना के दो, तू फ्रंट एंड का, तू बैक एंड का। फिर देखो कैसे नॉलेज टॉप नॉच होगी। और ऐसी नॉलेज होगी ना भाई कि 3-4 साल एक्सपीरियंस वालों को खड़े खड़े वो कर दोगे तुम फेल, 4 क्वेश्चन पूछ के। सो वही नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज मेन चीज़ होती है। चाहे तुम देखो, तुमने चाहे कोई से भी स्कूल से बीटेक, स्कूल से कोई भी स्कूल से पढ़ा हो, कोई से भी कहीं से भी 10th 12th किया हो, बीटेक करा हो, कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो वैसे ही कंपनीज का भी नहीं फ़र्क पड़ता। बस ये लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि मैं गूगल में काम करता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता डीएसए के अलावा, लेकिन मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। ये सब बकवास चीज़ें हैं। मतलब मैं क्लियर बोलूँगा, ये सब चीज़ें मतलब तुम छोड़ दो। तुम बस अपनी नॉलेज पे फोकस करो। और स्टार्टअप्स कंपनी में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ये देख रहे हो एपीआई, ये अब तुम बताओ इसमें से कौन सा, आंख बंद करके कोई सा भी डेटा बता दो जो तुम देखना चाहते हो स्क्रीन पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बताओ कौन सा डेटा चाहते हो, बताओ जरा। कोई भी डेटा नाम ले लो। भैया हाँ, बेसिकली हमें डेटा को तो वैसे ही कॉल करना है जैसे आपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर सिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल यार। देखो, वो चीज़ें अगर नहीं पढ़ाता और आज ये पढ़ाता ना, तो इसमें 4 घंटे वेस्ट हो जाते, लेकिन ये कभी समझ नहीं आता। ये एपीआई ऐसी चीज़ है, इससे लोग डर के भाग जाते हैं। एपीआई यार ये नहीं सीख सकते, तो बड़ा नेक्स्ट लेवल चीज़ होती होगी। अब समझ आ रहा है कि जेएस पढ़ने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट्स एरेज के डीप कॉन्सेप्ट्स थे वो कितने ज़रूरी थे। बट मैक्सिमम हाँ लोग भैया। तुम्हें यही कहेंगे, मेरे भाई सीधा रिएक्ट सीख, फास्ट फास्ट चल, चैट जीपीटी से कोड उठा, चल 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 चल। भाई कैसे चल? फर्स्ट टाइम पे टाइम देना पड़ता है लर्निंग में। अगर मैंने अपने इनिशियल डेज में टाइम नहीं दिया होता पीएचपी सीखने में, रिएक्ट सीखने में, एंगुलर सीखने में, तो क्या मैं एक अच्छा डेवलपर बन पाता? मैं भी यही तुम्हें चिपकाना सिखाता। मैं तुम्हें दिन रात चैट जीपीटी से बोलता यार उससे पूछ लो, मुझे नहीं पता, चिपका दो यार, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, बस चिपका दो। कोड की फंक्शनैलिटी, लॉजिक्स, कोड क्या बोलना चाह रहा है वो समझना है। ठीक है, बिगिनर लेवल पे तो एटलीस्ट ये समझना है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल चीज़ें कैसे बनानी है उसके लिए रिसर्च करनी है। रिसर्च करते रहिए। अब इसमें से कोई भी डेटा बताओ, प्रिंट करके दिखा देता हूँ तुम्हें। कोई भी डेटा नाम ले दो ऐसे। भैया यस। भैया जरूरी थोड़ी ना कि एपीआई से जो डेटा आ रहा है वो जेसन ही फॉर्मेट में, वो तो कोई भी नहीं फॉर्मेट में हो यार, सकता ये है ना। तुम ये गलत गलत जा रहे हो। भाई बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, एक्सएमएल भी होता है, बट तुम एक चीज़ नहीं समझ रहे। ज़्यादातर कंपनीज किस में काम कर रही है आज के डेट में? रिएक्ट एंगुलर में। नेक्स्ट में भी अभी कंपनीज कम ही काम कर रही हैं, रिएक्ट एंगुलर में काम कर रही हैं। जावास्क्रिप्ट को सब अपना रहे हैं, यस और नो? डॉट नेट, जी। एएसपी डॉट नेट का पल्ला झाड़ दिया, वैसे ही जावा स्प्रिंग बोर्ड को पैसे लात मार के निकाल दिया कि निकल भाई। और ये जो पीएचपी लारावेल थी, ये तो कब की डेड हो गई। तो मेरी बात आप समझ क्यों नहीं रहे कि जो मार्केट की डिमांड है वही सीखो अच्छे से। बल्कि 5 चीज़ें सीख ली, थोड़ी 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 सीखने से कुछ नहीं होगा। मार्केट में जो चल रहा है वो अच्छे से सीखो, ताकि बोलो कि हाँ मैं अनोखा बंदा हूँ, मेरे को मोटा पैकेज चाहिए, मेरे को जितनी नॉलेज है उतनी नहीं होगी तेरे कंपनी में किसी को, ऐसे क्लेम करो। सो जेसॉन ही होता है एपीआई का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और भी बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, बट सबसे फास्ट और सबसे रिलायबल, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला यही है। ठीक है, क्लियर है? और बताओ कोई डेटा अगर लेना हो। अब देख रहे हो, इससे एक यूज़र के बारे में कितना ज़्यादा डेटा हम एक साथ कैरी ऑन कर पा रहे हैं। क्या ये हम कभी मतलब वेरिएबल्स की मदद से कर पाते? नहीं, कभी नहीं। करते भी तो दिमाग खराब हो जाता, ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते। तभी तो भैया कॉन्सेप्ट आया भैया, तभी तो उसका कॉन्सेप्ट है। देखो मैं कह रहा हूँ ना, चीज़ें पूछो, अपने से सोचो कि अगर इसका अल्टरनेटिव क्या है। मैं हमेशा लाइफ में सोचता रहता हूँ, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आईफोन नहीं ले सकते, या आईफोन ले भी सकते हैं बट आईफोन अच्छा नहीं है, तो आईफोन का अल्टरनेटिव क्या है क्या कोई एंड्रॉयड फ़ोन जो उसकी टक्कर का हो? चलो ठीक है। मैकबुक नहीं लेंगे तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? अच्छा ठीक है। बुलेट नहीं ले सकते, बुलेट का अल्टरनेटिव क्या है? थार इतना लेना ज़रूरी क्यों है? थार की कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव सोचो, तब जाके तुम्हें और लोगों से ज़्यादा नॉलेज होगी मार्केट में। तब तुम खड़े हो गए तो बोलोगे हाँ भाई इस बंदे को बहुत नॉलेज है। क्योंकि एक चीज़ सुन ली कि गूगल में जाना है, बस गूगल गूगल देख रहे हो। ये नहीं देख रहे कि उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो कि उससे भी ज़्यादा पे कर रही हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, अल्टरनेटिव्स लाइफ में हमेशा अल्टरनेटिव्स के नॉलेज रखो, करो मत, नॉलेज रखो, ताकि बैड टाइम पे अगर तुम्हें कुछ अपनाना पड़े तो वो करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मेरा एक टाइम आ रहा था जहाँ पर मुझे कह रहे थे कि रिएक्ट में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो तुम्हारे भाई ने तुरंत तुरंत एंगुलर में स्विच मारा था, तुरंत। सो दैट मीन्स कि मेरे को अल्टरनेटिव पता था कि एंगुलर मुश्किल है, बट मैं एंगुलर सीखूंगा क्योंकि एंगुलर की डिमांड है, तो मूव कर गया मैं। तो ऐसे ही तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि तुम देखो, तुम प्लान ए नहीं वर्क कर, प्लान बी होना चाहिए। प्लान ऐसा नहीं कह रहा प्लान बी पहले करना है, पहले प्लान ए ही करना है। ये नहीं कह रहा कि मैं अल्टरनेटिव देख लो पहले कि यार
मतलब कोडिंग नहीं हो पा रही तो बिजनेस में सेल्स में चले जाते हैं। वो नहीं कह रहा, मतलब मेरा कहने का मतलब पहले प्लान ए करो अच्छे से, लेकिन हाँ नॉलेज भी रखो कि अगर मेरा रिएक्ट में सिलेक्शन नहीं होता है या मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूँ। कुछ इसी तरह से जैसे तुम कह रहे हो कि ये जेसॉन फॉर्मेट में है, तो और क्या फॉर्मेट्स होते हैं वो भी जानने की कोशिश करो। एक्सएमएल है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे देखो एपीआई फॉर्मेट अगर तुम देखोगे इसके बारे में, तो फॉर्मेट ऑफ एपीआई एग्जांपल देखो। अब बता भाई, कोई तो बता। एक तो इन पे बड़ा गुस्सा आता है जब वेबसाइट हैंग होती है। देखो एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यही होता है। देखो देखो ये भी जेसॉन है, ये सुनो। अब एचटीटीपी रिस्पॉन्स एग्जांपल जेसॉन ही है यार। देखो मोस्टली तुम कहीं भी जाओगे जेसॉन ही मिलेगा तुम्हें। एक्सएमएल भी होता है, बट मैं तुम्हें बोलूंगा इसी का सीखो, ठीक है। हाँ बट अल्टरनेटिव्स की भी नॉलेज रखो। अब ये बताओ, ये कोड क्या मुश्किल था करना? ये तुम्हें दिखता बड़ा है। अगर तुम्हें यूज स्टेट नहीं आएगा, अगर तुम्हें यूज स्टेट नहीं आएगा और ये तुम्हें यूज इफेक्ट नहीं आएगा, तो क्या तुम्हें घंटा फैच समझ आएगा? और अगर तुम्हें प्रोमिस नहीं आएगा तो तुम्हें डॉट देन कहाँ से समझ आ जाएगा प्रोमिस इस्तेमाल हो रहा है? याद है असिंक अवेट में प्रोमिस इस्तेमाल करते थे, प्रॉमिस रिस्पॉन्स चेक करने के लिए कि अगर रिस्पॉन्स ओके है तब ये काम करते थे। प्रॉमिस क्या बोलता था? मैं एक आउटपुट ज़रूर दूंगा, येस या नो या पेंडिंग। याद करो, सक्सेस, फेल्ड या पेंडिंग, 3 स्टेट होती थी प्रॉमिस में। ये लोडर है, जब तक तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तब तक तुम इसे लोड करा रहे हो। कहाँ पर लोड करा रहे हो? देखो यहाँ पे शो लोडिंग फॉल्स, जब तक लोडिंग फॉल्स कर दो। लोडिंग तुमने चलाना कहाँ से चालू किया है ये भी देखो। लोडिंग तुमने कहाँ से चालू किया है? इफ लोडिंग, लोडिंग तुमने कहाँ से चलाना चालू कर दिया भाई? अंदर कहीं से चलाना चालू कर दिया क्या? लोडिंग जब चलाया ही नहीं है तो चलेगा कहाँ से? देखो इफ़ लोडिंग, रिटर्न लोडिंग। अच्छा ये नॉर्मल कोड है, ये नॉर्मल कोड है, ठीक है, ये चलेगा अपने आप। स्टेप 3 कंडीशनली रेंडर लोडिंग एरर और यूज़र, मतलब यहाँ तक आने के बाद ये नॉर्मल कोड है, ये कोई वो नहीं है जो दिक्कत देगा। यूज इफेक्ट से बाहर है ये, ठीक है, चलेगा ये, बढ़िया। सो कहने का मतलब समझ आ रहा है? डाउट आ रहा है किसी को? डाउट भी पूछो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है यार पूछो ज़रूर। क्योंकि देखो यार मेरे जैसे लोग होते हैं लाइफ में जो तुम्हारी मदद करेंगे सीरियसली। बाकी किसी को इंटरेस्टेड नहीं है कि तुमने एपीआई सीखी क्या सीखी, वो सिखाएंगे ही नहीं। क्योंकि मैंने जितना देखा है बड़े बड़े यूट्यूबर्स से मैं मिलता हूँ, वो अपने सीक्रेट्स कभी नहीं बताते। नहीं बताते वो कि क्या करना है लाइफ में। वो बस ये बोलते हैं डीएससी कर लो, ये कर लो। अरे क्यों कर लो, ऐसा क्या है उसमें? आपने अपना कैसे किया था अपना बताओ। नहीं बताएगा कोई, कोई नहीं बताएगा कैसे क्या रीच किया था कुछ भी। बस ज्ञान देते रहेंगे झूठा झूठा यूट्यूब पे। चलो, कोई डाउट आ रहा है किसी को? भाई मैं ये कह रहा था कि अपन जो पोस्टमैन पे जो मतलब एपीआई चेक करते हैं, सेम चीज तो सेम चीज। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि जैसे सपोज ये वाली अभी लिंक थी अपनी, अपन इसको जाके चेक, अच्छा आप बता रहे हो, हाँ ठीक। अभी हमने क्या किया, गेट, अभी फैच किया। फैच मतलब क्या होता है? जैसे अरे चल जा चल जा चल जा, देखो अब ये लिया, अब ये सेंड कर, फिर ये ऐसी की तैसी। ये देखो 4-5 तरह की अच्छा रिक्वेस्ट ये होती, अपन आ को गया। ये हाँ चेक करते हैं यार। ठीक देखो है। कोई, ये देखो ये सब ना चीज़ें बड़ी नहीं होती। मैंने लाइफ में एक ही चीज़ जानी है कि लाइफ में अगर तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है टाइम देकर, और जिसमें तुम अगर 1 साल भी वेस्ट कर दोगे तो कोई गलती नहीं करोगे, तो वो है जेएस। भाई तुम क्या बोलो, क्या कर दूँ मैं? बताओ इसको क्या दे दूँ मैं जेएस को लाइफ में? क्योंकि मैं जो भी हूँ आज की डेट में सिर्फ जेएस की मदद से हूँ। और तुम यकीन मानोगे भाई, मतलब पहले मैं इस चीज़ को हल्के में लेता था, बट इसी साल की जनवरी से मैं इस चीज़ को बहुत हैवीली लेता हूँ और फॉलो करता हूँ स्ट्रिक्टली कि जेएस की मार्केट में अपडेट रहता हूँ बहुत ज़्यादा, कि जेएस ही सब कुछ है यार। अगर मैं तुम्हें बताऊँ, पहले मैं पीएचपी में काम करता, फर्स्ट जॉब मैंने क्रैक करी वहाँ पे मैंने रिएक्ट सीखी, उसके बाद एंगुलर सीखा, उसके बाद अपना लाइव क्लास का कोर्स लाया, ये सारी चीज़ें हमने करी। नई जॉब, अच्छी अच्छी जॉब स्विच करी जेएस के बेसिस पे, क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरी जेएस अच्छी थी इस वजह से मुझे अच्छे अच्छे पैकेजेस मिले। फिर मैं अभी एआई में आया हूँ। जो भी मैं कर रहा हूँ यार, हैट्स ऑफ टू जेएस। एवरीथिंग इज जस्ट अ कम एंड गो। कम एंड गो समझते हो? लाइफ में बहुत सारी चीज़ आएंगी जाएंगी, बट जेएस हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जेएस कभी नहीं इधर उधर करने वाली। एज अ डेवलपर जेएस इज़ एवरीथिंग। आप किसी को भी उठा के ले आओ, आप डार्ट लैंग्वेज ले आओ, डार्ट लैंग्वेज होती है ना, फ्लटर बनाती है, किसी को भी उठा के ले आओ, उसका जवाब देने के लिए हम बैठे हैं ना कि रिएक्ट नेटिव में हम एप्लीकेशन उससे अच्छी बना सकते हैं।
ऐप डेवलपमेंट करनी है जेएस में कर देंगे, रिएक्ट नेटिव में। ज़रूरी है डार्ट लैंग्वेज सीखना, फ्लटर सीखना। और बात करी जाए, लोग बोलते हैं गेम डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट, मैं करता हूँ ना जेएस में, आओ ना यार चालू करते हैं। तो कहने का मतलब भाई ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ना तुम्हें लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंस दे सकती है ना कि मतलब तुम अपने दोस्त को, चाहे उसने 400 प्रॉब्लम बनाई हो ना डीएसए में, तब भी तुम उसके सामने ऐसे सीना तान के खड़े हो सकते हो कि भाई आ जा कर ले मुकाबला। क्योंकि एट द एंड तो तुम्हें कंपनी से पैसे ही कमाने हैं ना। मैं एक बात बोल रहा हूँ, या अगर तुम्हारी जावास्क्रिप्ट मान लो तुम्हें 30% आती है, तुम चैट जीपीटी से इधर उधर से कंटेंट लिया के लगाते हो, तब तो तुम्हें यही मिलेगा 3 से 4 लाख का पैकेज मिल जाए, वही बड़ी बात है। लेकिन अगर तुम्हें जेएस भाई पूरी 100% आती है, भाई तुम 10 लाख से नीचे बात नहीं करोगे। समझ रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10 लाख से नीचे बात नहीं करोगे। अगर खुद से जेएस के डॉम मैनिपुलेशन सारे कोड्स जेएस के लिख लेते हो, चाहे रिएक्ट हो, चाहे एंगुलर हो, चाहे वेनिला जावास्क्रिप्ट हो, 10 लाख से नीचे बात नहीं करोगे। मैं क्लियर कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस तुम्हारा कुछ भी हो, तुम फ्रेशर ही क्यों ना हो, 100% जेएस आती है, अगर 10 लाख से नीचे बात नहीं करोगे। लेकिन इस 100% जेएस को देने के लिए तुम्हें 6 महीने लगन के साथ प्रैक्टिस चाहिए। अब तुम कहोगे कार्तिक भाई जो आप 10 दिन में पढ़ाते हो वो क्या होती है? भाई वो बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल होती है। एडवांस लेवल जब आप खुद से बनाओगे चीज़ें तब आपको सीखने को मिलेगी। समझ रहे हो? तब भी मैं 10 दिन में बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस करा देता हूँ, बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे बंदे नहीं करा पाते, ठीक है। तो मैं कहने का यही मतलब है कि लाइफ में जो भी मुझे दिया है जेएस ने दिया है, तुम्हें भी जेएस देगा, विश्वास रखो इसे। ये नीम करोली बाबा की तरह है जेएस, जो इससे मांगता है उसको देता ही देता है भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी चीज़ पे लाइफ में फोकस करना, इस चीज़ पे हमेशा भरोसा रखना। क्योंकि ये जो चीज़ है ना यार, इससे पहले मैं बहुत जलता था कि मतलब मैं जब पीएचपी में अपना कोड कर ले रहा हूँ तो मुझे जेएस क्यों सीखनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यार यहाँ पे ये उठता है ना कि व्हेन आई एम एबल टू डू एवरीथिंग इन बैक एंड, व्हाई आई नीड जेएस। जेएस चाहिए भाई, जेएस इज़ एवरीथिंग। फ्यूचर नोड जेएस आने के बाद, रिएक्ट नेटिव आने के बाद, भाई जेएस इज़ एवरीथिंग। मैं मतलब इस चीज़ को मैं किसी बड़े से बड़े आदमी के सामने बोल सकता हूँ। बहुत लोग मुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, कार्तिक भाई लारावेल में आ जाओ, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, देखो मेरे को रिमोट जॉब मिली है लारावेल में। मैंने कहा भाई गधे एक बात बता, लारावेल में उसका प्रोजेक्ट बना हुआ है ना 10 साल पहले का, तो वो मेंटेनेंस करवा रहा है ना तेरे से कुछ काम थोड़ी करवा रहा है। मैं तो कंपनी में खुल के बैठा हूँ भाई, आ जाओ रिएक्ट का प्रोजेक्ट आ जाए, एंगुलर का प्रोजेक्ट आ जाए, बना देंगे भाई, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स तो उसी में बन रहे हैं रिएक्ट एंगुलर में। तो ये लारावेल, ये डॉट नेट, ये स्प्रिंग बूट सीखने का सेंस नहीं समझ आता यार। तो इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने रिएक्ट और एंगुलर पे, क्योंकि मुझे पता है वो मार्केट में कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं और उनको सीख के मैंने कोई भी गलती नहीं करी है। समझ गए? यस और नो? तो अब समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें इतना क्यों बोलता रहता हूँ बार बार जेएस सीखो, जेएस सीखो। नहीं समझे? तुम कोई भी चीज़ का नाम ले दो यशवंत, गेम डेवलपमेंट जेएस से हो जाएगा, ऐप डेवलपमेंट जेएस से हो जाएगा, डेस्कटॉप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं .exe फाइल जो होता है जेएस से हो जाएगा। और बोलते तुम्हें क्या, ये AIML के जो तुम्हें आजकल कोड लिख रहे हो जेएस में भी आ गया है। बैक एंड नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस से बन जाएगा। बोलो और क्या बोलोगे? फ्रंट एंड जेएस से बन जाएगा, प्लेन जेएस से बना लो, एंगुलर से बना लो, व्यू से बना लो, नेक्स्ट से बना लो, रिएक्ट से बना लो। आप पे ऑप्शन है। सिर्फ एक चीज़ सीखनी है भाई, पैसा पैकेज इसी पे डिपेंड करता है। बार बार बोल रहा हूँ, ये जो तुम लोगों को कॉलेज में उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया जाता है ना, क्लियर कट बोल रहा हूँ इस वीडियो में, ये C++ सीख लो, ये जावा सीख लो, ये पाइथन सीख लो। पाइथन को लोग क्या बोलते हैं, कभी मत सीखियो पाइथन को कभी मत सीखियो, बहुत आसान है, इसमें डीएसए अच्छी नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ तुझे भाई क्या करना है डीएसए करके, मैं क्लियर कह रहा हूँ क्या करेगा डीएसए करके। जब पाइथन में तू एडवांस पाइथन सीख के आता तो तू डेटा एंड साइंस में चले जाएगा, या तो तू AML में चले जाएगा, तेरी काम तो लग जाएगा। तू जावा तू एक बात बता भाई, C++ सीख के किसकी जॉब लगी है? मैं आज तुमसे पूछ रहा हूँ, बताना जरा भाई। एक दो भैया C++ में तो फ्रेमवर्क भी नहीं है, कुछ नहीं है फ्रेमवर्क भी भाई, नहीं कुछ क्या है, वो बेवकूफ़ बनाते, गलत ज्ञान देके बस टाइम पास है। कराते वही तो हैं। हुआ। अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर से पीयूष, अभी जैसे तुम्हारा जो है, तुम्हें मैंने एक रोल मॉडल की तरह ट्रीट किया होगा, तुम्हें लगता होगा कार्तिक भाई ने मुझे सेकंड ईयर हाँ में भैया, जेएस हाँ बता दिया, अब मैं सेकंड ईयर में हाँ जेएस भैया, सीख गया, तो थर्ड फोर्थ ईयर में तो मैं फाड़ के रख देने वाला हूँ। तो मेरी हाँ बात भैया, समझ रहे तो हो? तो भाई और देखो गलत ज्ञान क्या होता है, C++ में डीएसए करो। क्या करोगे डीएसए करके? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या करोगे? API बना लोगे? कर लोगे ऐसे काम? नहीं कर पाओगे। बस खुश होगे, झूठी खुशी होगी मन में कि भाई एक भाई हैं उनको देख रहे हैं, डीएसए बताया था उन्होंने, करना है, गूगल में जाएंगे। भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, 0.01% थर्ड टायर में से बंदे जाते हैं गूगल में। क्या तुम ये इन सब बकचोदियों में टाइम वेस्ट करने वाले हो? या फिर एक 4 से 5 लाख की एक नॉर्मल जॉब लेके अपना करियर चालू करो यार। झूठे सपने मत देखो।
और मैं ना झूठे सपने दिखाता हूँ, मैं रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि देखो मैं मार्केट में दिन रात काम करता हूँ, मैं दिन रात ऑफिस जाता हूँ, दिन रात लोगों से मिलता हूँ, दिन रात पॉडकास्ट बनाता हूँ, मुझे पता है क्या चल रहा है। अब ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि C++ में डीएसए कर लो। एक बात बताओ पीयूष, मान लो मैंने बहुत अच्छी डीएस मैंने करी अपने टाइम पे, कुछ रिटर्न्स नहीं मिलते ना यार, रिटर्न्स कुछ नहीं मिलते, कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलते, मैं आपसे कह रहा हूँ। C++ एक चीज़ के लिए अच्छी है, गेम डेवलपमेंट के लिए बस, लेकिन वो भी C# ने इसकी ऐसी तैसी कर दी है इसमें, इसमें भी ये कहीं अब नहीं रही। मैं देखो C++ एक और चीज़ में अच्छी है, जो तुम स्टॉक्स के ऐप बनाते हो, स्टॉक्स वाले जो ऐप होते हैं ना, जिसमें फ्रीक्वेंट अप डाउन चाहिए होता है, लो लेवल की लैंग्वेज है ना भैया यार, लो लेवल लैंग्वेज समझते हो, जो भैया मशीन से। बट हाँ, उसमें भी तो ब्लॉकचेन आ गई ना भैया, उसमें भी तो ब्लॉकचेन आ गई। ब्लॉकचेन आ गया। हाँ, ब्लॉकचेन आ गया, जैसे तुम शेयर्स वाले देखते हो ना फोन में, वो शेयर्स वाले ऐप जो अप डाउन रियल हाँ टाइम भैया। डेटा पे काम होता है, जैसे उसको एक बोलते हैं, उसमें आपके 40-50 लाख के पैकेज लगते हैं, नो डाउट। बट मेरे भाई मेरी बात समझो, वो सिर्फ 0.001% है, तुम इन सब चीज़ों में मत फंसो, पहले थोड़ा सेफ खेलो, बाद में कंपनी में पहुंच के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी आके ये कहेगी कि भाई पीयूष तू एआई का काम करेगा, तेरे को वैकेंसी है करेगा, तू फ्रंट एंड से एआई में आएगा, कंपनी खुद बोलेगी। तो भाई मेरी बात समझो पीयूष कि ये चीज़ गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, मैं क्लियर कहता हूँ यार। मैं एक मिडिल क्लास हूँ, तुम एक मिडिल क्लास हो, समझना ज़रूरी है यहाँ पर कि रिस्क टेकिंग फैक्टर बेकार है इसमें यार। तुम ऐसा रिस्क ले रहे हो C++ में फ्यूचर बना के, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसने क्या उखाड़ लिया, जावा में तो चलो यार तुम्हारे पास 2 फ्रेमवर्क्स हैं, एक है तुम्हारा हाँ स्प्रिंग भैया, बूट, स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट है, एक तुम्हारा मेवन है, इसलिए तुमने देखा होगा जावा को ज़्यादा लोग आजकल टारगेट करते हैं C++ से। हाँ भैया, C++ का ऐसा भट्टा वही बैठ तो। गया है, बस यूट्यूबर्स ने इसको वो कर रखा है, गूगल में जाना है, डीएसए करना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है, C++ विल बी योर बेस्ट चॉइस। मैं कहता हूँ भाई भैया तू इवन। कुछ मत कर, तू कुछ मत कर, तू सीधा जावा पकड़, नहीं तो पाइथन पकड़, एकदम ही लल्लू हाँ पंचू हो भैया। तो पाइथन पकड़ के सीधा AIML में घुस जाओ, नहीं तो डेटा एनालिस्ट के कोर्सेज करने लग जाओ। भाई ज़रूरी थोड़ी है सबके सब सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे यार, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सबके सब क्या सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे? एक चीज़ माइंड में ये भी क्लियर रखनी ज़रूरत है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम कुछ मत करो, अगर तुम्हें मार्केट में आगे चल के खड़ा होना और कुछ बड़ा आदमी बनना है, तो फर्स्ट ईयर में सीधा JS सीखो, अगर तुम्हारे गूदे हैं, बोलते हैं ना गूदा है शरीर में, तो सीधा JS सीखो, और इधर कान से उधर कान से कुछ मत सुनो, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का माहौल ऐसा होता है ना, हर बच्चा पगलाया होता है, और साला ये 2 साल तो ये इसी चीज़ में निकाल देते हैं कि डीएसए के लिए कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें। अबे उतने में बंदे कंपनी क्रैक करके 1 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं, डीएसए में कौन सी लैंग्वेज ले, क्या करे ना करे, अभी सोचा नहीं है भैया, कुछ सोचेंगे। तो मैं यही कहता हूँ, अगर शरीर में गूदा है और लाइफ में कुछ करना है और रिजल्ट्स चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए, जिम में लोग कहते हैं ना कि रिजल्ट्स नहीं आते, मैं कह रहा हूँ तुम्हें फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, तुम्हें फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, और बताओ इंटर्न में ही तुम सीधा ये एक लैंग्वेज सीखो, दिल खोल के सीखना, लेकिन झूठ मत बोलना अपने आप से कि मुझे ये आ गई है, खुद से कोड लिख के देखना इसमें, ये चीज़ सीखो भाई लाइफ में बस। ये C++, पाइथन, जावा, ये क्या पड़ी हुई है यार, मैंने डीएसए के क्या क्या किया, कुछ नहीं हुआ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, कुछ होगा भी क्यों यार, क्योंकि उस मतलब उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो पुराना सिलेबस था, एक तरह से समझो पुराना सिलेबस था। नया सिलेबस ये है कि जावास्क्रिप्ट को उठाओ, उसी में डीएसए बनाओ और बन जाओ, क्योंकि अगर तुम जावास्क्रिप्ट में डीएसए लेवल की कोडिंग कर ले रहे हो, तो भाई तुम डेवलपमेंट को तो ऐसे फाड़ के रख दोगे एकदम, समझ रहे हो, समझ रहे हो पीयूष मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये हाँ भैया। गलत ज्ञान जो भी फैलाता है, मुझे बहुत स्टूपिड लगता है। भाई मैं मान रहा हूँ ठीक है, मैं 2-3 साल C++ में डीएसए करता हूँ, मैं अडोबे जैसे, जोमेटो या पेटीएम जैसे कोई बड़ी कंपनी का डीएसए का राउंड दे के 10-12 लाख का पैकेज ले भी लूँगा, बट यार वो बहुत कम बंदे होते हैं, और आजकल तुम्हें पता है बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्कुल हायर नहीं कर रही है, डीएसए वालों की पुंगी बची हुई है। तुमने देखा है, अभी कुछ सुन रहे हो कि किसी डीएसए वाले की कहीं जॉब लग रही है, कुछ लग रही है? अभी तुम एक ही चीज़ सुन रहे होगे, एआई डेवलपर, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई डेवलपर, यही सब सुन रहे हो बस, एआई डेवलपर। क्या ये क्यों सुन रहे हो तुम? क्योंकि ये डीएसए वीएसए का भट्टा बैठा दिया, अब साइड कर दिया डीएसए को, कहा कि ये सब बकचोदी अब नहीं चाहिए मार्केट में फालतू की, अब डेवलपमेंट आती है तो कंपनी में आओ, जो पैकेज होगा देंगे, एआई का काम आता है तो एआई में जाओ, ख़त्म। 2 चीज़ चल रही है मार्केट में, ये डीएसए वीएसए को साइड कर दिया गया है, और आने वाले 1-2 साल में इसका नामो निशान मिट जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि पहले लोग कहते थे हम लॉजिक चेक कर रहे हैं, समझ रहे हो? यस और नो अदनान, लोग क्या कहते थे डीएसए हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम बंदे का लॉजिक चेक कर रहे हैं। आजकल कोई लॉजिक नहीं चेक करता, सब सब बोलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स दिखाओ, समझ रहे हो साक्षी? आपसे इंटरव्यूअर यही बोलेगा आप अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स दिखाओ, सो प्रोजेक्ट्स आप दिखाओगे, वहाँ पे आपके अच्छे से लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे। ये डीएसए वीएसए का सब अभी खत्म होने वाला है, तुम लोग देख लेना, 2 साल, मुश्किल से 2 साल, कोई उसके बाद पूछेगा नहीं कि डीएसए वीएसए क्या होता है। बस डेवलपमेंट में फोकस करो और इस लैंग्वेज को पकड़ लो, ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। शायद तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ के भाग जाए, बट ये कभी छोड़ के नहीं भागेगी, और पैसा बनाएगी, खूब पैसा बना के देगी, खूब पैसा।
इतना पैसा बना के देगी, तुमने कभी एक्स अमाउंट दिमाग में सोची भी नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए इसी चीज़ पे फोकस करो। तो भैया यस, एक छोटी सी पूछना चाह रहा हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल भैया पूछो यार। भैया मैंने ना अभी हमारी मतलब मेरी मतलब हमने ना मैं ना स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के अंदर वो करा है रजिस्ट्रेशन। हम्म। तो भैया उसका कुछ आपको आइडिया है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का भैया? यार आइडिया नहीं है, बट मुझे ये पता है कि तुम्हें वहाँ प्रोजेक्ट बना के बोलेंगे और तुम्हें टीम मेंबर चाहिए, अकेले तो नहीं लड़ पाओगे। हाँ भैया 6 जन है, मतलब हमारी टीम है पूरी, मतलब हम्म कॉलेज से एक ही टीम जा रही है, तो हमारी टीम जा रही है। नहीं बढ़िया। तो देखो इसलिए एक वही और पूछ तरीका रहा होता है था। एक्सियोस वाला, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अरे घबराओ नहीं, ओके भैया, उससे उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ, ठीक है। ओके भैया। तो ये क्या हो गया भाई साहब, एक्सियोस इंस्टॉल करना, इसमें है क्या, इंस्टॉल कर सकते हैं हम कुछ कोर्सेज, देखो इन्होंने भी कोर्सेज बेचना चालू कर दिया है तेरी। वो एक बार वीडियो रिकॉर्ड करो, मल्टीपल टाइम बेचो, सही है। एक्सियोस है लेकिन एक्सियोस इंस्टॉल नहीं किया है, कैसे करेंगे इसमें। छोड़ो, शायद से इसमें इंस्टॉल वगैरह नहीं हम कर सकते, ठीक है। बट वही देखो, दो तरीके हैं, या तो फैच है या तो एक्सियोस है, उसने पहले ही बताया था। इसीलिए चैट जीपीटी करते हो ना तो कोड मत देखा करो, सबसे अच्छा होता है ये लाइन पढ़ा करो, शुरुआत की 4 लाइन, तब समझ आएगा। उसने बोला पहला तरीका क्या है, फैच है, दूसरा तरीका है एक्सियोस टू कॉल अ डमी एपीआई। अब ये कर लिया, ठीक है यशवंत। अब मेरे यशवंत भाई यहाँ पर आओगे पोस्टमैन में, पोस्टमैन इंस्टॉल करना है सबको और गूगल से साइन इन करना है। पोस्टमैन में क्या 5-6 तरह की रिक्वेस्ट होती है मेरे भाई। गेट तुम्हारा होगा जब तुम्हें यूआरएल से डेटा अपने पास चाहिए, समझ रहे हो, जब तुम्हें डेटा अपने पास चाहिए। पोस्ट मतलब क्या है, जैसे तुम फॉर्म सबमिट करो तो डेटा डेटाबेस में इंसर्ट कराना चाह रहे हो, भेज रहे हो डेटाबेस को। सो एपीआई पे पोस्ट रिक्वेस्ट डालोगे हेडर में डेटा रखकर, पेलोड में हेडर में रख के। अब यहाँ पर पुट मतलब क्या होता है, कोई डेटा पड़ा हुआ है, उसको तुमने आईडी से गेट किया है, पहले एक आईडी से गेट किया है, आईडी है उसकी 10। अब उसको तुम अपडेट कर रहे हो, तो अपडेट में पुट और पैच इस्तेमाल होते हैं, पुट और पैच। और डिलीट में क्या होता है, डिलीट मतलब डायरेक्ट तुम डेटाबेस से उसको डिलीट की रिक्वेस्ट भेजो, डिलीट हो रहा है। समझ आया, ये 4-5 तरीके की रिक्वेस्ट होती है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इनके बारे में पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट भैया है। पुट और पैच में डिफरेंस क्या है? पुट और पैच यार बेसिकली होती है, देखो जब तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती है, देखो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो अपडेट के लिए। लेकिन अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं चलो अच्छे से बता देता हूँ, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो पुट इस्तेमाल करता था, मेरा काम चलता था, लेकिन पैच को इन्होंने बनाया था जस्ट बिकॉज इनको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो पुट एंड पैच, अब देखो पैच डिफरेंस, देखो पुट और पैच में क्या होता है, जैसे पुट से भी तुम भेज सकते हो अगर तुम्हें चाहिए, बट तुम्हें पहले वो आईडी भी भेजनी पड़ेगी। पुट देखो क्या है, बोथ पुट एंड पैच मेथड आर यूज फॉर अपडेट रिसोर्स, बोला ना दोनों अपडेट के लिए होते हैं, बट दे हैव सम की डिफरेंसेस इन हाउ दे हैंडल एरर। देखो सबसे पहले अच्छा एक मिनट, हैंडल डेटा एंड रिसोर्सेज, नाइस। सो पुट मेथड क्या करता है यहाँ पर, पुट मेथड इज यूज फॉर रिप्लेसिंग द एंटायर रिसोर्स। देखो पुट मेथड क्या करता है, जो भी तुम्हारे रिकॉर्ड है पूरे को रिप्लेस कर देगा। when you send a put request you are expected to send entire updated resource, मतलब तुम entire updated resource भेज दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पुट क्या होता है, यूज केस, देखो पुट वहीं पर पुट हमें क्या करता है, ये देखो सॉरी पैच क्या करता है, पार्शियल अपडेट। द पैच मेथड इज यूज फॉर मेकिंग पार्शियल अपडेट टू अ रिसोर्स, यू ओनली सेंड द फील्ड्स यू वांट टू अपडेट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये सारी चीज़ें हैं, पुट में क्या होगा, ये सब अपडेट हो जाएंगे, समझ आ रहा है, भले इसमें ऑलरेडी 30 लिखा हो, नहीं समझ आया, 30 लिखा हो, लेकिन यहाँ पर क्या तुम्हें बस एक चीज़ अपडेट करनी हो, समझ आया, यस और नो। हाँ भैया। जब तुम्हें मल्टीपल चीज़ अपडेट करनी हो तो तुम क्या पुट भेजोगे, टाइम बचेगा इससे, देखो टाइम बचेगा। और जब एक चीज़ करनी है तो पैच भेजो, समझ रहे हो, ये है बस फ़र्क, सिंपल सा। पार्शियल, ये पार्शियल है, फुल अपडेट है, नहीं समझ आया, समझ आया। अब देखो कहने का मतलब यार देखो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स बनाने से आएंगी। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट तो मुझे लगता है अब तुम एकदम अच्छे से बन गए हो। अभी हमारे पास रिएक्ट की 2 क्लासें और रह रही हैं, है ना गाइस, 6 हो चुकी हैं, आज 7वां हो गया है, 8 और 9 2 रह रही हैं। इसमें भी कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे रिएक्ट के, जो इंटरव्यू गाइडेंस के हिसाब से बहुत तरीके से इसको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पहला बैच है जहाँ पर हम इतने जल्दी इतनी सारी चीज़ें कवर कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, क्योंकि आप लोग को चीज़ें जल्दी समझ आ रही है, ठीक है। अब आप लोग का काम ये है कि जाकर सबसे पहले यहाँ पर अगर देखोगे सबसे पहले ये सारी चीज़ें पहले तो टिप्स पे होनी चाहिए। ये जितने भी ये अगर देखो कहाँ गया, ये लो चल भाई, देखो जितने भी यहाँ पर ये हुक्स हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कंटेक्स्ट, यूज, ये सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए। व्हाट डज इट मीन, कि आपके एकदम ऐसे हाथों पे होने चाहिए टिप्स पे, कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, क्या कराने वाले हो, क्लियर है, यस और नो। अब ये हुक्स एक बार क्लियर हो गए, इसके बाद आप इन सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे मूव कर सकते हो, जैसे एपीआई कॉलिंग, फॉर्म डेटा, रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर क्या होता है उसको कल देखते हैं। रिएक्ट राउटर क्या होता है, जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल एक अलग लिंक पे जाना है, नहीं समझ आया, जैसे मेरा ये है, अब मेरे को इसी में स्लैश लगा के अबाउट पेज पे जाना है या उस पे जाना है, तो वो कैसे अलग अलग यूआरएल को, अलग अलग नेविगेशंस को मैनेज किया जाता है एक रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करके,
ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है यार रिएक्ट, कहीं से भी बोरिंग नहीं है, बस तुम्हारे पास एक सही मेंटर होना चाहिए जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए, ठीक है। तो चलो यार इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और यार बाद में बात करते हैं, आज थोड़ा एक इमरजेंसी है इस वजह से यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल बात करेंगे। चलो फिर ओके गाइस, ओके यू ऑल भैया। कैन लीव। और एपीआई की प्रैक्टिस करो यार, एपीआई के बारे में ज़्यादा डेप्थ नॉलेज लो, क्वेश्चंस लेकर आओ, क्योंकि एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। भैया कल डाउट क्लास लोगे क्या? डाउट ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे यार। देखो अभी हमारे पास 2 क्लास हम बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। पहला बैच होगा जहाँ पर मैंने एपीआई के बारे में भी इतना डेप्थ में पढ़ा है, क्योंकि और बैचों में हम हुक्स में ही फंस जाते थे, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स गेट नहीं कर पाते थे, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, अच्छा हो रहा है। चलो अब 2 दिन है हमारे पास, और वहाँ पर हमें रिएक्ट के जो बचे खुचे टॉपिक्स हैं, जैसे रिएक्ट राउटर है, और जो छोटी मोटी चीज़ें और एडवांस हम ले सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, थोड़ा बहुत फ्लो चेक करा सकते हैं, कंपोनेंट से कैसे डेटा पास करते हैं, वो सब वर्किंग करके दिखा ये सकते हैं। रिकॉर्डिंग की अपडेट्स कर देना। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग्स यार, रिकॉर्डिंग्स तो संडे को ही हो पाएगी अपडेट, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है ओके, भैया, यू ऑल कैन कोई लीव। नहीं। ओके भैया, गुड नाइट।